गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नाउ वी कंटिन्यू आवर चैप्टर 14 परमाणुीय भौतिकी। और परमाणुीय भौतिकी में अभी तक हम लोगों ने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा। हम लोगों ने उसके बाद में रदरफोर्ड के मॉडल में जो ड्रॉबैक्स थे, जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए जो बोर आया, बोर ने अपने जो प्रतिरूप दिए उन बोर प्रतिरूपों की जो 3 परिकल्पनाएं थी वो हम लोगों ने पढ़ी। अब उस बोर मॉडल के आधार पर ही हम क्या कर रहे हैं, जो परमाणु की स्थायी कक्षाएं हैं, जो ऑर्बिट्स हैं, उन ऑर्बिट की त्रिज्या का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि सबसे पहले तो बोर का जो प्रथम अभिग्रहित था, तो उस प्रथम अभिग्रहित में एनवी कक्षा के लिए क्या बोर का प्रथम अभिग्रहित था, देखिएगा बोर के प्रथम अभिग्रहित से mvn² अपॉन rn इक्वल्स टू kze² अपॉन rn²। ये बोर का प्रथम अभिग्रहित था, ठीक है। इसके बाद में बोर का द्वितीय अभिग्रहित क्या था, तो द्वितीय अभिग्रहित था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। तो यहां पर हमने लिया mvn rn इक्वल्स टू nh/2π। यहां से हमने vn की वैल्यू फाइंड आउट की, nh/2πm rn, ठीक है। अब समीकरण 2 का मान, एक में समीकरण 2 का जो Vn की वैल्यू आई है, इस Vn की वैल्यू को उठाकर हम एक में पुट कर देते हैं। तो यहाँ एक में हम पुट करते हैं तो m/rn इंटू Vn² है, तो इस स्क्वायर को जब हम सॉल्व करेंगे तो n² h² अपॉन 4π² m² rn², ठीक है। ये Vn² की वैल्यू हो गई आपकी। इधर k की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/4πε0, साथ में Ze² अपॉन rn², ठीक है। ये हमने यहाँ से सॉल्व आउट कर लिया। अब देखते हैं इसमें से क्या क्या क्रॉस हो रहा है। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1 m से 1 m कैंसिल, rn² से rn² कैंसिल, ठीक है। मुझे मान किसका निकालना है, त्रिज्या का, rn का। तो हम rn का मान निकालते हैं यहाँ से, तो rn को तो भेजते हैं इधर, तो rn इक्वल्स टू, ये ε0 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ε0 n² h² Ze² नीचे आ जाएगा, तो दिस इज पाई m Ze², ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी आई यहाँ पर, Rn की। अब अगर हम यहाँ देखें, इन सारी वैल्यूज को देखें, राशियों को देखें, तो ε0 अपने आप में कांस्टेंट है, h प्लांक नियतांक है, पाई 3.14 है, m द्रव्यमान है, z परमाणु क्रमांक है, e इलेक्ट्रॉन का आवेश है। दैट मीन्स ऑल क्वांटिटीज बिकम्स कांस्टेंट, सारी की सारी क्वांटिटीज क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर ये सब कांस्टेंट है तो Rn और n² में रिलेशन क्या निकलता है, Rn प्रोपोर्शनल n²। क्या रिलेशन निकलता है, Rn प्रोपोर्शनल n²। तो अब यहां पर हम लिखते हैं, देखो, फर्स्ट कक्षा अनुपात सेकंड कक्षा अनुपात थर्ड कक्षा डॉट डॉट डॉट। तो यहां पर हो जाएगा आपका 1, 4, 9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजें, ये जो R1 रेशियो, R2 रेशियो, R3 जो आया है, ये R1, R2 और R3 जो निकलेगा यहाँ पे, ये रेशियो किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग, ये रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग किस चीज के लिए, कह सकते हैं हम ऑर्बिटल, जो हम बात करते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट कक्षा की त्रिज्या कितनी है, सेकंड कक्षा की त्रिज्या कितनी है, थर्ड कक्षा की त्रिज्या कितनी है। तो R1 रेशियो R2 रेशियो R3 इक्वल्स टू 1/4/9। दैट मीन्स Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया यहाँ पर, n² के, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर हम इस चीज़ को सॉल्व आउट करते हैं। तो जब हम इस चीज़ को सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ हम ये देखते हैं कि Rn प्रोपोर्शनल n² तो हो गया,
तो आर एन प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर में क्या होगा, तो आर एन प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर के लिए हम ही लिखते हैं कि क्या चीज़ है आर एन प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर। तो एन जो है यहाँ पर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एन को क्या बोलते हैं इस जगह पर, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मुख्य क्वांटम संख्या। तो यहाँ पे ये आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, एन स्क्वायर के। ठीक, अब जैसे हाइड्रोजन परमाणु के लिए हम बात करते हैं, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्रथम कक्षा की त्रिज्या। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जब हम प्रथम कक्षा की त्रिज्या की बात करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग क्या पुट करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु है तो परमाणु क्रमांक तो कितना होगा, Z बराबर 1, ऑर्बिटल क्या होगा, n इक्वल्स टू 1, यही होगा। ठीक है, तो जब यहाँ वैल्यू हम पुट करते हैं इस जगह पर, तो R1 क्योंकि प्रथम कक्षा की त्रिज्या देख रहे हो, तो एप्सिलॉन नॉट n की जगह तो 1 रख दिया, h स्क्वायर अपॉन पाई m, z की जगह भी 1 रख दिया, e स्क्वायर। तो ये सारे के सारे क्या आ गए आपके, कांस्टेंट वैल्यूज आ गई। ठीक है, और जब इन सभी नियतांकों के हम मान रखते हैं तो सब नियतांकों के मान रखने पर हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल के आती है। दैट मीन्स आपकी जो हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा कितनी होती है, 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हाँ बोल यार, किशन में बोले ना, तो साइंस सुबह आए थे ना स्कूल में, सुबह आए थे ना स्कूल में कुछ। अच्छा, तो फोन नहीं उठा रहे हो? चल मैं देखता हूँ, ट्राई करके उठा लेने बात करता हूँ, है ना। तो अब यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नोट की आपकी वैल्यू आई है, ये एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू है, मतलब ये R1 की जो वैल्यू है, ये R1 की वैल्यू किसके लिए है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा का मान आपका आया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो R1 है इसको समझते हैं हम। देखो ये जो R1 है आपका 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसे हम हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या या बोर त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसे हमें ध्यान रखना है। तो ये हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या कहलाती है, या फिर इसे हम क्या नाम देते हैं, बोर त्रिज्या नाम देते हैं। और ये जो नियतांक आए हैं इन नियतांकों को हम एक नई चीज से डिनोट करते हैं। तो यहां A0 इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर पाई m e स्क्वायर। ठीक है, तो ये A0 इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर पाई m e स्क्वायर। तो ये जो बोर त्रिज्या है, इस बोर त्रिज्या को हम A0 से डिनोट करते हैं। तो वो A0 इक्वल्स कितना हो गया तुम्हारा, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर पाई m e स्क्वायर। अब अगर इसकी वैल्यू मैं Rn की जगह रखता हूं तो Rn इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, A0 n स्क्वायर बाय z स्क्वायर। ठीक है, Rn के प्लेस पे जब हम इसका मान रखते हैं तो एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर पाई m e स्क्वायर की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो क्या आएगा, A0 n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर, सॉरी z नॉट द z स्क्वायर। तो ये आपकी किसकी आ गई, हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा की त्रिज्या। अब इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में घूमेगा, उस कक्षा में चक्कर लगाएगा, तो चक्कर लगाएगा तो डेफिनेटली उसकी चाल होगी। तो अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो यही है, इलेक्ट्रॉन की चाल।
तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है आपकी इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल, यानी इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है उसकी चाल कितनी होगी। तो हम क्या जानते हैं, वी एन जब निकाला था हम लोगों ने तो वी एन क्या आया था, एन एच अपॉन 2πm आर एन, ये आपके वी एन की वैल्यू आई थी, ठीक है। और आर एन की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो पुनः आर एन इक्वल्स क्या था, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर हम ये कहते हैं कि यह तो समीकरण 1 हो गई, यह समीकरण 2, तो समीकरण 2 का मान 1 में, तो समीकरण 2 का मान जब आप 1 में रखोगे तो वी एन इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2πm। अब आर एन की वैल्यू रखी तो एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर और ऊपर कौन चला जाएगा, पाई एम जेड स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व आउट कर दें इसको हम, तो पाई से पाई, एम से एम, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई अब आपके पास, एन जेड एच ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो इस एक n से n भी कट जाएगा ये, तो यहाँ सिर्फ क्या आएगा n, और एक h से h भी कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा h, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच, ये बचेगा, ठीक है। अब यहां पर अगर हम ध्यान दें तो जेड ई 2 एप्सिलॉन नॉट और h ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो इस समीकरण 3 से क्या स्पष्ट हो रहा है, यहां पर जो वेरिएबल होगा उन्हीं में रिलेशन देखेंगे हम, तो समीकरण 3 से वी एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो है z के और वी एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है n के, ठीक है। और जब ये सारे कांस्टेंट्स के हम मान रख देते हैं तो हमारे पास में वैल्यू क्या आती है, देखिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक का मान क्या होता है, z इक्वल्स टू 1, ये होता है परमाणु क्रमांक का मान। तो हम z इक्वल्स टू 1 और प्रथम कक्षा की बात कर रहे हैं तो n इक्वल्स टू 1, तो v1 इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, जेड ई स्क्वायर जेड तो 1 हो ही गया, ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट h। और जब यहां पर इन सब वैल्यूज रख देते हैं, ई का मान तो 1.6 इंटू 10 की घात -19, एप्सिलॉन नोट का मान 8.85 इंटू 10 की घात -12, एच का मान 6.62 इंटू 10 टू पावर -34। तो ये सारी वैल्यू जब हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 2.189 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, v1 इक्वल्स टू c अपॉन 137 मीटर पर सेकेंड। c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की घात 8, तो 3 इंटू 10 की घात 8 में जब आप इसका डिवाइड करोगे तो यही वैल्यू आपको मिलेगी। तो ये क्या है, ये आपके इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल है, कितनी, 2.189 इंटू 10 टू पावर 6 या फिर c अपॉन 137, ओके। अब इसके बाद में एक आता है आपका सूक्ष्म संरचना नियतांक, सूक्ष्म संरचना नियतांक, जिसे हम डिनोट करते हैं अल्फा से। किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। अब सूक्ष्म संरचना नियतांक क्या होता है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। हम कहते हैं हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा में चाल, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा में चाल तथा निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल का अनुपात
सूक्ष्म संरचना नियतांक कहलाता है। तो अल्फा इक्वल्स टू, बोर परमाणु की प्रथम कक्षा में चाल कितनी निकाली थी, C/137, और प्रकाश की चाल कितनी होती है, C। तो आंसर क्या आया, 131/137। मात्रकहीन होगा क्योंकि दोनों का मात्रक मीटर पर सेकंड है, तो मात्रकहीन होगा। हम चाहें तो इसे और सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। तो दैट इज 7.23 × 10⁻³ तो ये आपका क्या आ गया, सूक्ष्म संरचना नियतांक। ठीक है, ओके। इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट आता है, बहुत सिंपल डेरिवेशंस है, बस ये सिंपल इसमें बोर के तीनों प्रतिरूपों को हम काम में लेते हुए चल रहे हैं। तो अब तीसरा जो पॉइंट आता है आपका, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति। तीसरा पॉइंट जो निकल के आता है वो आपका क्या आता है, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति। हमें कहते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में चक्कर लगाता है, nवीं कक्षा में चक्कर काटता है, तो प्रति सेकंड परिक्रमणों की संख्या कितनी है, वो प्रति सेकंड परिक्रमणों की संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, जब इलेक्ट्रॉन निश्चित nवीं कक्षा में चक्कर लगाता है तो प्रति सेकंड परिक्रमणों की संख्या क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति कहलाती है। यानी एक सेकंड में वो इलेक्ट्रॉन कितने परिक्रमण कर रहा है, वो उसकी कक्षीय आवृत्ति कहलाएगी। अब जैसे हम आवर्तकाल का मान जानते हैं, T बराबर क्या होता है, दूरी बटा वेग। तो दूरी तो हो गई आपकी, वृत्तीय आवृत्ति है 2πrn, वेग क्या हो गया vn। अब अगर हम आवृत्ति की बात करते हैं तो आवृत्ति Fn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/t। तो 1/t हुआ तो Vn/2πrn। ठीक है, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, Vn की वैल्यू तो हमारे पास है, तो Vn की वैल्यू हमने पुट कर दी, Z(E²/2ε0NH) इनटू, ठीक है, सॉरी, अपॉन 2π। Rn की वैल्यू रखते हैं, तो Rn की वैल्यू क्या है अपने पास में, Rn की वैल्यू है हमारे पास में mZe², नहीं, ε0n²h² अपॉन πmZe²। ये Rn की वैल्यू हो गई। ऊपर तो Vn की वैल्यू रख दी, नीचे Rn की वैल्यू रख दी। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो यहां पर पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाते हैं हम, तो ये तो हो गया तुम्हारा 1/8, ठीक है, Ze²ε0NH इनटू, ये पलटेगा ऊपर जाकर, तो mZe² अपॉन ε0n²h²। ठीक है, तो यहां से जब हम Fn की वैल्यू निकालेंगे तो Fn इक्वल्स टू mZ²E4 अपॉन ε0n²h³। ठीक है, तो यहां से हम क्या कहते हैं कि Fn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो गया Z², परमाणु क्रमांक के स्क्वायर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के क्यूब के। तो Fn प्रोपोर्शनल टू Z² और Fn इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n
क्यूब। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या क्या निकाल चुके हैं। एक तो हमने निकाल लिया इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या जिस कक्ष में वो घूम रहा है, उसके बाद हमने क्या निकाल लिया, उसके बाद हमने निकाला उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल, उस कक्षीय चाल के बाद हम लोगों ने क्या निकाला, वो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसकी कक्षीय आवृत्ति। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा की बात करेंगे जो उसके अंदर रोटेट कर रहा है। ओके बेटा, थैंक यू।